हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे नेपाल की सत्ता परिवर्तन का निष्कर्ष। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश हमेशा से राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार रहा है। 2008 में राजशाही के अंत के बाद से यहाँ 13 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन 2025 में जो कुछ हुआ वह एक नया अध्याय था। जनता की, खासकर युवाओं की बगावत। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई यह चिंगारी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की आग में बदल गई। आज हम बात करेंगे नेपाल की सत्ता परिवर्तन के निष्कर्ष की, जहां प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का इस्तीफा एक अंत था, लेकिन नई शुरुआत का संकेत भी था। 2024 में नेपाल की राजनीति फिर से हिल गई। मार्च में पुष्प कमल दाहाल की सरकार गिर गई और नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के गठबंधन से केपी शर्मा ओली दोबारा प्रधानमंत्री बने। ओली की सरकार ने आर्थिक सुधारों का वादा किया, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ते गए। युवा पीढ़ी, जिन्हें जेन जेड कहा जाता है, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करने लगी। लेकिन सितंबर 2025 में सरकार का फैसला सब बदल गया। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। हमारी आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया बंद, यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। हमारे नेता महंगे कपड़े पहनते हैं, विदेश घूमते हैं, जबकि हम बेरोजगार हैं। पर्याप्त, हमें बदलाव चाहिए, ऐसा युवा प्रोटेस्टर ने कहा। यह बैन सोमवार 8 सितंबर 2025 को लगा। तुरंत ही काठमांडू की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जेन जेड के युवा आगे आए, लेकिन सरकार ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, जिस कारण से प्रोटेस्ट तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के आवासों पर हमला कर दिया। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। कम से कम 19 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। यह हिंसा सिर्फ काठमांडू तक सीमित न रही, पूरे देश में फैल गई। विश्लेषकों का कहना है कि यह श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के युवा विद्रोही की लहर का हिस्सा था। नेपाल में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता, दसियों प्रधानमंत्री बदलना, लेकिन कोई स्थायी सुधार न होना, अब जनता के सब्र का बांध तोड़ चुकी थी। मंगलवार 9 सितंबर को दबाव इतना बढ़ गया कि ओली सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनता का गुस्सा शांत न हुआ। विपक्षी दलों ने इस्तीफे की मांग की। आखिरकार उसी शाम ओली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन यह इस्तीफा सत्ता परिवर्तन का निष्कर्ष था, एक अस्थायी अंत। ओली अब केयरटेकर सरकार का नेतृत्व करेंगे जब तक नई सरकार न बने। ओली का इस्तीफा महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि नई सरकार कौन बनाएगी, नेपाली कांग्रेस या माओवादी, या फिर कोई नया गठबंधन। सरकार और आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी अगर सिस्टम न बदले। हम युवाओं की जीत है, लेकिन स्थिरता दूर है। सत्ता परिवर्तन का निष्कर्ष क्या है? सबसे पहले यह दिखाता है कि डिजिटल युग में युवा शक्ति कितनी ताकतवर। जेन जेड ने सोशल मीडिया के जरिए लाखों को एकजुट किया, भले ही बैन ने उन्हें चुनौती दी। दूसरा, नेपाल की राजनीति अस्थिरता का चक्र टूटा नहीं। 2008 से अब तक कोई स्थायी सरकार न बनी। तीसरा, आर्थिक सुधार जरूरी। बेरोजगारी 20% से ऊपर, महंगाई ने आम आदमी को तोड़ा। तत्काल परिणाम इसके क्या हुए? सेना सड़कों पर उतरी, व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नई सरकार बनाने के लिए दलों से बातचीत शुरू की, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित हैं। वही पुराने नेता सत्ता में लौट सकते हैं। नेपाल को अब मजबूत लोकतंत्र चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, युवाओं के लिए नौकरियां और क्षेत्रीय स्थिरता। भारत और चीन जैसे पड़ोसियों की नजरें लगी हैं। यह परिवर्तन दक्षिण एशिया को प्रभावित कर सकता है। हमने राजा को विदा कहा, लोकतंत्र लाए, लेकिन नेता नहीं बदले। अब युवा आगे हैं। शायद यह बार बार बदलाव का अंत हो। हमें शांति चाहिए, विकास नहीं। अंत में नेपाल की सत्ता परिवर्तन का निष्कर्ष यह है कि जनता की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। ओली का पतन एक चेतावनी है। सुधार न हो तो विद्रोह होंगे, लेकिन क्या यह स्थायी बदलाव लाएगा? समय बताएगा। नेपाल अपनी सुंदर घाटियों से नई सुबह की उम्मीद कर रहा है।
यह था नेपाल के हालिया सत्ता परिवर्तन का निष्कर्ष। बदलाव की लहर जारी रहे।